इंडिया के पास क्या है, इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एरिया। ओके सर, जब इंटेंसली कल्टिवेटेड एरिया तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं ना, इफिशियंसी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। जब हम इफिशियंसी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं तो कहीं ना कहीं उसी कल्टिवेटेड लैंड एरिया में हम इतना अनाज उगा लेंगे जितना वो पॉपुलेशन को फुलफिल कर देगा। हमारे पास ये प्लांट है, ये प्लांट को अलग कंडीशन चाहिए अपने सर्वाइव करने के लिए, और ये प्लांट को अलग कंडीशन चाहिए। इसका हैबिटेट अलग है, इसका हैबिटेट अलग, इसका क्लाइमेट कंडीशन अलग, इसका सनलाइट का डिमांड अलग, इसका सनलाइट का डिमांड अलग, इसका रेन सीजन का डिमांड अलग, इसका रेन सीजन का डिमांड अलग। इसका अच्छा क्वालिटी है वो मेरे को चाहिए इसमें, और इसका अच्छा क्वालिटी इसमें चाहिए। तो कुछ ऐसा करते हैं ना, इन दोनों को कौन सा कंट्री में रहते हो, चाइना का रिकॉर्ड तोड़ने वाला इन द केस ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो इंडिया का हाईएस्ट पॉपुलेशन कंट्री का हालात है जो हम लोग को देखना है। और जो हमारे पास जो ग्रीन रिवोल्यूशन है इसमें हम लोग का एम क्या था, ध्यान समझना। इसमें हमारा एम था कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करें, क्या यूज करें, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और फार्मिंग को यूज करें। ठीक है सर, प्लांट को भी क्या करना है, ऐसा बना देना है कि आ जाओ तूफान, आ जाओ पानी, आ जाओ खाने वाला, तो ऐसा कुछ हमारी बॉडी में ही हो जाए, मतलब प्लांट की बॉडी में कर दो, ताकि क्या हो, हर एक बायोटिक से हमको डर खत्म हो जाए। तो हेलो एवरीवन, तो आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो क्लास 9 से रिलेटेड होगा, इंप्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ये कल आपका टेस्ट में आने वाला है चैप्टर, और बेसिकली टिश्यूज का कंप्लीट लेक्चर अवेलेबल है विद क्वेश्चंस। आप उसको देखो काफ़ी प्रॉपर तरीका से, और आपको नोट्स चाहिए तो मैंने स्कूल के ग्रुप में डलवाया, और आप कमेंट सेक्शन में लिखो, आपको नोट्स का मैं लिंक अवेलेबल कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि वो टेलीग्राम में मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। तो आज का जो हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग इंप्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो अगर हम बात करते हैं फूड प्रोडक्शन के बारे में, तो आखिर क्या क्या इंप्रूवमेंट करना चाहते हो तुम फूड प्रोडक्शन में, यही चैप्टर में पढ़ेंगे। ये चैप्टर ज़्यादा आपको ज्योग्राफिकल चैप्टर ज़्यादा लगेगा, और ये बायोलॉजी का पोर्शन है इसमें, पर ज़्यादा आपको ज्योग्राफी का पार्ट ज़्यादा मिलेगा इस चैप्टर में। तो हम लोग देखते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। सबसे पहले हमारे पास क्या क्या टॉपिक हम इसमें पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। हमारे पास इंट्रोडक्शन होगा, फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर व्हाइट रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर क्या क्रॉप्स यील्ड को बढ़ाने के लिए क्या इंप्रूवमेंट किया जाए, उसके बाद क्रॉप सीजन पढ़ेंगे, खरीफ और रबी, उसके बाद क्रॉप का वैरायटी का इंप्रूवमेंट के ऊपर बात करेंगे, और उसके बाद हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूव करेंगे। ठीक है, उसके बाद और भी कुछ टॉपिक है जैसे कि न्यूट्रिशन का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, मैन्योर और फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, और वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैन्योर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और मैन्योर और फर्टिलाइजर के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो देखेंगे, और लास्ट टॉपिक हमारा होगा इरिगेशन। क्रॉप पैटर्न्स को हम लोग सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग द, सबसे पहले आप एनसीईआरटी का किताब खोलोगे तो आपको फर्स्ट सेकंड पेज में क्या मिलेगा वो मैं लिख के रखा हूं, और एक एक पॉइंट को आप ध्यान से समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सीधा सा मतलब होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जिसके पास सेल है। सेल है तो कहीं ना कहीं उसको जीने के लिए एनर्जी चाहिए, जीने के लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी मिलता कहाँ से, खाना से मिलता है। खाना हमें देता क्या, न्यूट्रिएंट देता है। न्यूट्रिएंट्स में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो सबसे पहले अगर देखते हैं कि अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वी रिक्वायर्ड फूड, एंड इफ वी रिक्वायर्ड फूड फॉर व्हाट पर्पस, फॉर हेल्थ के लिए, अच्छा हेल्थ होना चाहिए ताकि हमारा बॉडी ग्रोथ करे, और डेवलपमेंट के लिए। ये हमारा 3 पर्पस है, हेल्थ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फूड क्या क्या देता है, न्यूट्रिएंट देता है। सर न्यूट्रिएंट में होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता है, और क्या होता है, फैट्स होता है, और क्या होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन्स होते हैं, और क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो ये हमें फूड से मिलता है, जो हमें अपने लाइफ प्रोसेस दैट मीन्स कि न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और ट्रांसपोर्टेशन, ये मेनली जो प्रोसेस होते हैं वो करने में मदद करते हैं। कौन मदद करता है, फूड मदद करता है। कैसे मदद करता है, फूड से न्यूट्रिएंट मिलते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं अभी तुरंत बताएं, अब ध्यान से देखो। जितने भी होते हैं प्लांट और एनिमल्स, वो हमारे मेजर सोर्स ऑफ फूड है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ कि सोर्स ऑफ फूड क्या है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ सोर्स ऑफ फूड क्या है, तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे कि 2 ही तो सोर्स है फूड का, एक हमारे पास है प्लांट्स, एक हमारे पास है एनिमल्स। एक हमारे पास प्लांट है, एक हमारे पास क्या है, एनिमल्स है। ठीक है सर, ये एनसीईआरटी का लाइन समझ में आ गया। अब उसके बाद एनिमल्स भी, तुमको पता है कि तुम कौन सा कंट्री में रहते हो, चाइना का रिकॉर्ड तोड़ने वाला इन द केस ऑफ पॉपुलेशंस। ठीक है, तो इंडिया का हाईएस्ट पॉपुलेशन है। ठीक है, हर एक घर में क्रिकेट टीम खड़ा करने की तैयारी चलती है, पर उसको रोकने के लिए ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बनाया गया है, जो चैप्टर आपका 10th और 12th में पढ़ाया जाता है। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि आखिर ये हाईएस्ट पॉपुलेशन है, इसको कैसे रोका जा सकता है, by giving a good education, by giving a right education of reproductive health, reproductive education that means कि sex education हर एक जगह पहुंचना चाहिए, ताकि कुछ पता चले कि पॉपुलेशन शुड नॉट बी इंक्रीज। अगर ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा तो उसके लिए फूड डिमांड भी बढ़ेगा और रिसोर्सेज भी बढ़ेंगे। तो हमको यहाँ सीधा समझना है कि इंडिया एक हाईएस्ट पॉपुलेशन कंट्री है, और हाईएस्ट पॉपुलेशन कंट्री होने के नाते इसे बहुत ज़्यादा खाना का भी जरूरत है। अब जब खाना का जरूरत है, और अभी भी ऐसा नहीं है कि अभी ये रुका हुआ, स्टिल ग्रोइंग, स्टिल ग्रोइंग। व्हाट एनसीईआरटी लिखता है इसके बारे में कि ये अभी रुक नहीं रहा है, ये स्टिल ग्रोइंग है अभी, मतलब कि रुकने का नाम इसका नहीं है।
तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमारा ये कंट्री का हालात है जो हम लोग को देखना है। और उसके बाद देखो, फिर उसके बाद अगर हमको इस कंट्री को देखो ध्यान से, अगर हमको इस कंट्री को फीड करना है, अगर हमें इस कंट्री को फीड करना है तो व्हाट वी रिक्वायर्ड अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ डील विद द पॉपुलेशन टू ग्रेटर अमाउंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। कैसे फूड प्रोडक्शन होगा ग्रेटर अमाउंट में, बात करते हैं। टू फीड द ग्रोइंग पॉपुलेशंस व्हाट हैपन ना, वी नीड मोर देन क्वार्टर ऑफ बिलियंस टन्स। एनसीईआरटी एक डेटा लिखता है कि हमें क्या है, क्वार्टर मीन्स होता है 1/4, क्वार्टर मीन्स क्या होता है 1/4, ठीक है, 1/4 बिलियन ऑफ टन पर ग्रेन पर ईयर। कितना अनाज चाहिए, क्वार्टर ऑफ बिलियन टन्स, दैट मीन्स कि बिलियंस का भी क्वार्टर टन्स पर ईयर चाहिए मेरे को ग्रेन्स, तो जाके हम इस पॉपुलेशन के डिमांड को पूरा कर पाएंगे, ठीक है। दिस कैन बी डन बाय फार्मिंग, और कैसे करेंगे हम इसको, फार्मिंग करेंगे कैसे, 1 और मोर लैंड, जितना से ज्यादा लैंड में हम लोग फार्मिंग कर सकते हैं। इंडिया ऑलरेडी इंटेंसली, इंडिया के बारे में अगर बात करते हैं, ऑलरेडी ये इंटेंसली कल्टीवेटेड है। इंटेंसली कल्टीवेटेड मतलब इंडिया को ये मत समझ कि इंडिया में कल्टीवेशन सबसे मेन तो 80% 70% तो फार्मिंग ही होता है। तो एनसीईआरटी बोलता है कि इंडिया तो इंटेंसली कल्टीवेटेड ऑलरेडी है, तो आखिर करना क्या है, कैसे फूड प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, कैसे ये जो आबादी है इसका हम इसका हम कैसे हम लोग ख्याल रखेंगे, कैसे इसको फीड करेंगे। तो हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में आखिर क्या एनसीईआरटी बोलता है और कैसे क्या करना है। हैंस इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन। हमें करना क्या पड़ेगा, हमें एफिशिएंसी को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं आज तुमसे बात करूं कि तुम 10 घंटा पढ़ते हो, ठीक है पढ़ते हैं, तो और कितना पढ़ना है, 2 घंटा और बढ़ा लो क्या, नहीं, और नहीं बढ़ाना है। 10 घंटा को इफिशिएंट तरीका से किया जा सकता है। व्हाट आर द एफिशिएंट मेथड, तुम पहला अपना डाइट का ध्यान रखो, अच्छा खाना खाओ। जैसे ही अच्छा खाना खाओगे तो ब्रेन के पास ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा से जाएगा, इजिली डाइजेस्ट हो जाएगा। सेकेंड चीज, रूटीन होना चाहिए, एक पर्सनल रूटीन होना चाहिए जिसको तुम अपने हिसाब से मॉडिफाई करो। तीसरा चीज क्या कर सकते हो तुम, नॉर्मली योगा या एक्सरसाइज मेडिटेशन कर सकते हो ताकि आपका मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ अच्छा रहे। तो ये सब पिलर्स होते हैं। तो हमको यहीं पे देखना है कि आखिर ठीक है, वी नो डैट कि इंडिया के पास क्या है, इंटेंसिवली कल्टीवेटेड एरिया। ओके सर, जब इंटेंसली कल्टीवेटेड एरिया है तो हम क्या कर सकते हैं, ना इफिशियंसी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। जब हम इफिशियंसी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं तो कहीं ना कहीं उसी कल्टीवेटेड लैंड एरिया में हम इतना अनाज उगा लेंगे जितना वो पॉपुलेशन को फुलफिल कर देगा। दिस वॉज आर एम, और इसको हम लोग क्या किए, इंप्लीमेंट किए। यही था हमारा इस चैप्टर का सार। अब ध्यान से समझो क्या करना है। अब उसके बाद ये अगर बात करते हैं ना, बोथ क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्शन ऑफ फॉर बोथ क्रॉप्स, और क्या लिखा हुआ है, एंड लाइव स्टॉक मतलब कि जितने भी तुम्हारे गाय बैल जितने भी तुम्हारे होते ना, वो सारे लाइफ स्टॉक के अंदर ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे समझना है कि इंटेंसली कल्टीवेटेड, हैंस इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन फॉर बोथ क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक्स। अब आगे देखो, अब उसके बाद देख सकते हो कि फिर से एक हमारे पास मुखौटा है हमारे कंट्री का कि आदमी ही आदमी हमारे कंट्री में, जो हम लोग को देखना है। अब उसके बाद कुछ अच्छे अनाज जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा अनाज में कौन कौन से हमारे पास क्या क्या होते हैं। जैसे कि अगर किसी का कुछ फेवरेट है, जैसे ये आलमंड है ना, यहाँ पे देखो ये क्या है, आलमंड है, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ दाल है ना, यहाँ पे काजू है ना, ड्राई फ्रूट है, यहाँ पे मूंग है। तो आई थिंक कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि तुम्हारा फेवरेट खाना नहीं यहाँ पूछा जा रहा है, बस यहाँ ये नट्स है पूछा जा रहा है कि ये इतने सारे क्या होते हैं, ग्रेन्स है, सीरियल्स है, ये हमारे पास चॉइसेस, तो हम लोग इंडिया में हैं और ये सारे इतने चॉइसेस है खाना खाने के लिए जो हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। देखो, तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या है, हरित क्रांति है ना, जिसको ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन को भी लाया गया, क्यों लाया गया, अभी तुरंत देखते हैं। देखो, सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन को क्यों लाया गया, देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन पहले है क्या। ग्रीन रिवॉल्यूशन का सीधा सा एम था, ये एक ऐसा प्रोग्राम था जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था बहुत सारे कंट्री में। ऐसा नहीं कि हमारे कंट्री में सिर्फ इंट्रोड्यूस किया था, नहीं, ताकि क्या हो सके, फूड प्रोडक्शन को हम इंक्रीज कर सके। क्या कर सके, फूड प्रोडक्शन को हम इंक्रीज कर सके। सर ठीक है, फूड प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, कैसे इंक्रीज करेंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का मतलब बेटर इरिगेशन सिस्टम यूज करेंगे, ठीक है, बेटर इरिगेशन सिस्टम यूज करेंगे। HIV सीड यूज करेंगे। HIV सीड्स का मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, है ना, HIV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जो हमारा क्या है, एक तरह से बोल सकते हो कि हाइब्रिड सीड्स का मतलब जिसमें यील्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, जो क्या कर सकता है कि प्रोडक्शन के रूप में कम पानी में पेस्ट रेजिस्टेंस
और हर एक चीज का रेजिस्टेंस हमारा आजकल बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग क्या कर रहे हैं ना, सीड को भी हम क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंट बना रहे हैं, पेस्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में, तो हमारे पास जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, इसमें हम लोग का एम क्या था, ध्यान से समझना। इसमें हमारा एम था कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करें। क्या ये यूज करें? मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑफ फार्मिंग को यूज करें। ठीक है सर, मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑफ फार्मिंग को यूज करें। क्या सर ये हमारे कंट्री में सिर्फ लाया गया? नहीं, बहुत सारे कंट्री में लाया गया था, और ये इसका एम यही था कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करो। तुम क्या कर सकते हो? अच्छा से अच्छा एल्डिंग वैरायटीज का सीड यूज करो। ऐसा सीड बनाया गया बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से फ्यूचर में कि ताकि क्या वो पेस्ट रेजिस्टेंस हो। पेस्ट मतलब कि उस पर कोई इंसेक्ट का भी खतरा ना हो, वो हर एक तरह से रेजिस्टेंस हो, मतलब ड्रॉट मतलब सुखाड़ रेजिस्टेंस, मतलब हर एक तरह का उसमें लगाया जाता है जीन को, ताकि वो आप हायर क्लास में पढ़ोगे कि बायोटेक्नोलॉजी का माध्यम से कैसे किया जाता है, वो जीन को इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, तो वो आप 12th में बायोटेक का चैप्टर उसमें बताया गया है। अब उसके बाद हम लोग ये पॉइंट पढ़ लिए। अब उसके बाद हमारे पास कुछ ग्रीन रिवॉल्यूशन के कुछ ग्रेन्स हैं, जैसे कि ये भुट्टा है हमारे पास, है ना, ये व्हीट है। ठीक है, ये हमारे पास चना है। ठीक है, ये पी है, सनफ्लावर है। तो ये हमारे पास कुछ है जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब व्हाइट रिवॉल्यूशन का क्या एम था? तो व्हाइट रिवॉल्यूशन सजेस्ट मिल्क, व्हाइट रिवॉल्यूशन सजेस्ट मिल्क, मिल्क का प्रोडक्शन को बढ़ाया गया। तुम्हारे बुक में येलो, ब्लू ये सब लिखा हुआ है, तो आपको उतना करना है। अगर आपको करने का मन है तो आप करो, और कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है तो लिख दो। बेसिकली उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर अगर आप करना चाहते हो तो कर लो। वो जनरल कंपटीशन में कभी बार पूछा जाता है, आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा उतना। और अगर कुछ इंपॉर्टेंट होंगे भी ना, जो अगर लेक्चर के दौरान छूट जाते हैं, वो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन जब कराएंगे वो कवर हो जाएगा। और साथ के साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैं क्लास 9 के पीवाईक्यू जो सीबीएसई के हिसाब से बनते हैं, वो उसको भी मैं अलग लेक्चर में कराऊंगा, मतलब क्वेश्चन के लेक्चर में। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या था? एक ऐसा प्रोग्राम था जो इंडिया में लाया गया ताकि इंक्रीज किया जाए प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। ठीक है, दिस प्रोग्राम मेड इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। इस प्रोग्राम के अंतर्गत मतलब इस प्रोग्राम के बाद इंडिया का एक एम था कि वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए मिल्क प्रोडक्शन को लेके, मतलब कि जितना प्रोडक्शन करे उतना काफ़ी हो, और तो फीडिंग ना। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप्स यील्ड। तो टाइप ऑफ क्रॉप्स का बात करते हैं, तो सबसे पहला है हमारे पास सीरियल्स जो हमारे पास होते हैं, मतलब जो अनाज है हमारे पास, उसका काम क्या है? इसमें क्या क्या होते हैं? हमारे पास व्हीट आते हैं, राइस आते हैं, मेज आते हैं, बार्ले आते हैं। व्हीट आते हैं, राइस आते हैं, मेज आते हैं, बार्ले आते हैं। इसका रोल क्या होता है सर? इसका रोल हमारे पास होता है कि कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है। सीड्स का अगर हम बात करते हैं तो सीरियल्स क्या प्रोवाइड करता है? कार्बोहाइड्रेट। बस इतना काफी है। और एग्जांपल व्हीट, राइस, बार्ले याद रखो। नॉट ऑल सीड्स आर प्लांट, जो एडिबल होते हैं। तो तुमको पता होना चाहिए एडिबल का मतलब जो खाने योग्य, जिसको हम खा सकते हैं, उसको हम एडिबल बोलते हैं। तो एक पॉइंट याद रखना कि सारे सीड्स एडिबल थोड़ा ना होते हैं, सारे को हम खा सकते, क्या नहीं खा सकते। तो जैसे कि एप्पल का सीड नहीं खा सकते, और पता है कभी कभार एप्पल का सीड्स में इतने सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगर एप्पल का सीड्स आप खाते हो तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, और इसको अगर किसी के साथ मिक्स करके खाते हैं तो जान भी जा सकता है। ऐसा भी बहुत सारे रिसर्च किया गया है। ठीक है, तो एप्पल का सीड्स, चेरीज का सीड्स, ये क्या होते हैं? आर एडिबल लाइक सीड्स ऑफ एप्पल्स। नॉट ऑल सीड्स ऑफ प्लांट आर एडिबल लाइक सीड्स ऑफ एप्पल्स और चेरीज। एडिबल सीड्स इंक्लूड, जैसे कि एडिबल सीड्स में क्या क्या होते हैं? देखो सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, ओयल सीड्स हैं। ठीक है, और बेसिकली सर ये प्रोवाइड क्या करता है हमें? ये हमें फैट्स प्रोवाइड करता है। क्या देता है? फैट्स प्रोवाइड करता है। तो हमें ये समझना था। अब हमारे पास कुछ इमेजेस हैं, जैसे कि येलो स्पिल पीस, ग्रीन लेंटिल्स, लेंटिल्स में दाल होता है ना, ये देखो ग्लूटिनस राइस, रेज किडनी पी जो हमारा राजमा होता है। ठीक है, ये अलग अलग तरह के हमारे पास मल्टी डाइवर्स में दालें हैं, चना है, जो आपको देखना था सीरियल्स के बारे में। अब हमारे पास है सर इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड में सबसे फोर्थ वैरायटी, दैट इज हमारा है वेजिटेबल, स्पाइसेस और फ्रूट्स। ठीक है, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स। वेजिटेबल्स में क्या है, स्पाइसेस में क्या है, फ्रूट्स में क्या है? सबसे पहले सर ये प्रोवाइड क्या करता है? विटामिन्स देता है। क्या देता है? विटामिन्स प्रोवाइड करता है और मिनरल्स प्रोवाइड करता है। तो आपको सिर्फ याद रखना है क्या क्या प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट कौन प्रोवाइड करता है? सीरियल्स। ये क्या प्रोवाइड करता है? विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोवाइड करता है। क्या क्या आता है? एप्पल आता है, मैंगो आता है, ठीक है, और मैंगो आएगा, और चेरी आता है, और बनाना आता है। ठीक है, वाटरमेलन भी इसी के अंदर आता है। ठीक है सर, वेजिटेबल लाइक स्पिनिच और लीफी वेजिटेबल्स, कैरोट, इटीसी, ये सारा हमारा स्पीसीज मतलब मसाला, जैसे कि हमारे पास चिल्ली, ब्लैक पेपर। ठीक है, उसके बाद फोडर क्रॉप्स का मतलब सर जो चरवाहा लोग यूज करते हैं खाने उने के लिए, ओट्स, ये सारा इसी के अंदर आता है।
ठीक है। अब हमारे पास है क्रॉप सीजन। तो सबसे पहले आप क्या करो, अभी तुरंत के तुरंत ये 4 पॉइंट लिखो कौन क्या प्रोवाइड करता है, ठीक है, वीडियो पॉज करके। तो अब हमारे पास देखो क्रॉप सीजन है, ठीक है। क्रॉप सीजन में सर हमें क्या जानना है, सबसे पहला हर एक क्रॉप्स को क्या चाहिए, रिक्वायर्ड डिफरेंट कंडीशंस। तुम हमको सीधा सा बताओ कि क्या तुमको जितना खाना चाहिए तुम्हारे छोटा भाई को भी उतना खाना चाहिए? नहीं सर, तुम्हारे बड़े भैया को और ज्यादा, तो हो सकता है कम भी। तो अलग अलग बॉडी के कंडीशन से अलग अलग खाना का भी जरूरत है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग एक्ट करना जरूरी है। उसी तरीका से अलग अलग क्रॉप्स को अलग अलग पानी का, अलग अलग क्लाइमेट का, अलग अलग हर एक ह्यूमिडिटी का जरूरी है। ऐसा नहीं बोल सकते कि एक क्रॉप्स को जो चाहिए वो सारे क्रॉप्स को चाहिए, नहीं। देयर हैबिटाट आर अलग, देयर क्लाइमेटिक कंडीशन आर अलग, दे आर टोटली डिफरेंट हैबिटाट एंड एवरीथिंग, ठीक है। अब देखो जैसे कि हमारे पास टेम्परेचर अलग होना चाहिए सर, मॉइस्चर अलग होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंट फोटो पीरियड, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। फोटो पीरियड का मतलब होता है सर ड्यूरेशन ऑफ लाइट, ड्यूरेशन ऑफ लाइट। बेसिकली ये आप क्लास 11th में पढ़ोगे, फोटो पीरियडिज्म एंड बर्नलाइजेशन, बेसिकली नीट का टॉपिक से तो इसको कट कर दिया है। फोटो पीरियडिज्म एंड बर्नलाइजेशन हर साल एक क्वेश्चन आता था। तो फोटो पीरियड मतलब क्या होता है कि ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट होता है सर फोटो पीरियडिज्म का मतलब कि फॉर देयर ग्रोथ एंड कंप्लीटिंग लाइफ साइकिल्स, है ना, कंप्लीटिंग लाइफ साइकिल रिक्वायर्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट। सीधा सा समझो ये प्लांट है और ये प्लांट को अलग तरह का कंडीशन चाहिए। ये मत सोचियो कि एक कंडीशन में ये प्लांट जो है हमारा ग्रो कर जाएगा। जैसे कि हम बार बार बात करते हैं कि हमारे पास ये प्लांट है, ये प्लांट को अलग कंडीशन चाहिए अपने सरवाइव करने के लिए, और ये प्लांट को अलग कंडीशन चाहिए। इसका हैबिटाट अलग है, इसका हैबिटाट अलग, इसका क्लाइमेट कंडीशन अलग, इसका सनलाइट का डिमांड अलग, इसका सनलाइट का डिमांड अलग, इसका रेन सीजन का डिमांड अलग, इसका रेन सीजन का डिमांड अलग। इसी के कारण से 3 हमारा बनाया गया, खरीफ, रवि और जैड, ठीक है। तो खरीफ, रवि और जैड के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो। बेसिकली खरीफ और रवि ज्यादा पूछा जाता है। अगर आप जैड का बात करते हो तो जैड क्या होता है, ठीक है। तो ये समर सीजन के लिए है। कब होता है, समर सीजन। यहाँ पे देखो लिखा हुआ नहीं है तो आप इसको ऐड कर लो, ठीक है। ये क्या होता है, समर सीजन। समर सीजन लगभग बोल सकते हो जून टू, ठीक है, जून टू आपका हो गया, जून टू आप सितंबर लिख लो, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं खरीफ रवि, ठीक है। रवि सीजन, खरीफ सीजन कब होता है, ध्यान से देखो। हमारे पास 3 सीजन होता है, एक होता है खरीफ, एक होता है रवि, एक होता है हमारे पास जैड। ये तीसरा सीजन है जो आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। ये क्या है, तीसरा सीजन है। दिस क्रॉप्स ग्रो ड्यूरिंग रेनी सीजन, ठीक है। ये कब ग्रो करता है, रेनी सीजन में करता है सर। ये जो खरीफ क्रॉप है वो क्या है, रेनी सीजन में ग्रो करता है। इसका टाइम क्या है, जून टू अक्टूबर, क्या, जून टू अक्टूबर। अब उसका रवि सीजन का क्या है, दिस क्रॉप्स ग्रो ड्यूरिंग नवंबर टू अप्रैल, नवंबर टू अप्रैल। सर रवि क्रॉप्स जो होता है उसको हम विंटर क्रॉप्स बोलते हैं। रवि मतलब क्या है, रजाई, है ना, ऐसे करके याद रखना। हम लोग भी अपने समय में रवि से रजाई से याद रखते थे, ये इंपॉर्टेंट एक ट्रिक है। और ये जेड में क्या होता है, ज्यादा में ज्यादा गर्मी। तो 2 को आप याद रखो, आपको खरीफ याद रहेगा। तो एक में आपका रजाई से याद रखो कि जेड, रवि मतलब क्या है, रवि सीजन मतलब विंटर में रजाई होता है, तो R4 रजाई, R4 रवि क्रॉप्स। इसको कैसे याद रखना है सर, जेड मीन्स समर सीजन और जेड मीन्स क्या होता है, ज्यादा गर्मी में समर सीजन। तो खरीफ सीजन दैट मीन्स कि ये ग्रो होता है रेनी सीजन में। सर टाइम पीरियड क्या होता है, जून टू अक्टूबर। इसका टाइम पीरियड क्या होता है, जून टू अक्टूबर। इसमें क्या क्या हमारे पास है, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, जितने भी ग्राम वाले जो हमारे हैं, जितने भी वो पिजन ग्राम, राइस, पैडी, सोयाबीन, ये सारे इसी के अंदर आएंगे। फिर उसके बाद इसमें आएंगे व्हीट ग्राम, पीस, मस्टर्ड, लिनसीड, ईटीसी, ये सारे इसके अंदर आएंगे। अब हमारे पास है अप्रोचेस विच इनहांस द क्रॉप्स यील्ड आर एज फॉलोइंग। सबसे पहला क्रॉप्स वैरायटी को हम क्या करें, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। क्रॉप्स सबसे पहले हम ध्यान से समझना, 3 पॉइंट है सर। 3 पॉइंट किस चीज के लिए, 3 पॉइंट है कि क्या अप्रोच होना चाहिए ताकि हम क्या कर सकते हैं कि क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी को, यील्ड को बढ़ा सके। पहला पॉइंट, क्रॉप्स वैरायटी को इंप्रूव कर दो। क्रॉप्स का जो वैरायटी है उसको तुम इंप्रूव करो भाई। सेकेंड पॉइंट, क्रॉप्स प्रोडक्शन मेथड को इंप्रूव करो। क्रॉप्स को जो तुम प्रोड्यूस कर रहे हो उसका मेथड को इंप्रूव करो। तीसरा, क्रॉप्स को प्रोटेक्शन करो। क्रॉप्स प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट के बारे में बात किया जाए। सबसे पहला पॉइंट, क्रॉप्स वैरायटी इंप्रूवमेंट को सर करेंगे कैसे, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले फैक्टर बाय विच वैरायटी ऑफ इंप्रूवमेंट कैन बी डन बाय। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुड एंड हेल्दी सीड्स चूज करेंगे। क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अच्छा और हेल्दी सीड्स को चूज करेंगे, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन दैट मीन्स कि हम, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, क्रॉस होता है। क्या होता है, क्रॉस होता है। जैसे मान लो कि एक सीड है, ये सीड है, ठीक है।
ये सीड बहुत अच्छा है और ये भी सीड नॉर्मल है, इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। जब क्रॉस करेंगे तो हमारे पास एक हाइब्रिड सीड बनेगा। सर हाइब्रिड सीड जो बनेगा उसका भी क्वालिटी तो काफी अच्छा होगा, क्वालिटी तो बेस्ट होगा, क्योंकि इसके पास बेस्ट कैरेक्टर भी तो होंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है सर ये एक प्रोसेस होता है जहां पे क्रॉस करते हैं टू और मोर जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स टू प्रोड्यूस अ न्यू वैरायटी, जो हमारा क्या होगा, जिसमें हमारे पास प्रॉपर्टीज होंगे दोनों के। ध्यान से समझो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे मान लो कि ये हमारे पास अलग जेनेटिक्स का है, ये अलग हमारे पास इस दोनों क्रॉप्स ही है, ठीक है, दोनों सीड्स ही है। इसका जो अच्छा क्वालिटी है वो मेरे को चाहिए इसमें, और इसका अच्छा क्वालिटी इसमें चाहिए, तो कुछ ऐसा करते ना, ये दोनों को क्रॉस कराते हैं। जब क्रॉस कराएंगे इससे जो सीड बनेगा ये दोनों का अच्छा क्वालिटी उसमें होगा। पर इसमें डिसएडवांटेज क्या है सर, अगर ये दोनों में कोई डिजीज होगा वो भी तो ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये सारा चीज रिसर्च करके किया जाता है कि ये दोनों में कोई डिजीज तो नहीं है, ये क्रॉस कराया जाता है, जो आप 10th में तो काफी पढ़ोगे, पी प्लांट वाला। ठीक है, तो ये आपका था इसके ऊपर। अब उसके बाद हमारे पास है सर प्रॉपर्टीज टू बी पोजेस्ड बाय इंप्रूव सीड्स। सबसे पहला क्या क्या प्रॉपर्टीज होगा सर जो इंप्रूव सीड्स होगा, सबसे पहला वो उसका हाईएस्ट यील्ड होगा, इंप्रूव क्वालिटी। तो हाईएस्ट यील्ड का मतलब कि जैसे ही हम इंक्रीज करेंगे प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स पर एकड़, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स कि सर हम जैसे ही ये काम करेंगे, इंप्रूव सीड्स को यूज करेंगे, तो उसका प्रॉपर्टीज क्या होगा, कुछ पहला पॉइंट कहीं ना कहीं वो हमारा क्या करेगा, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा पर एकड़। अगर हम बात करते हैं तो हमारा क्या है, वो क्रॉप्स पर एकड़ इंक्रीज कर देगा। जैसे मान लो कि हम एक खेत में बात कर रहे हैं, तो एक खेत में अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है तो सारा खेत में तो बढ़ेगा, तो पर एकड़ एक यूनिट ले लिए जिसके हिसाब से हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। इंप्रूव क्वालिटी मतलब क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स प्रोडक्ट वैरी फ्रॉम क्रॉप्स टू क्रॉप्स। जो क्वालिटी का, जो हमारे पास इंप्रूव क्वालिटी का मतलब होता है कि जो क्वालिटी होता है क्रॉप्स का वो वेरी करता है फ्रॉम क्रॉप्स टू क्रॉप्स। एक क्रॉप्स में जैसा होगा वो सारे क्रॉप्स में तो होगा नहीं। सेकेंड है हमारे पास प्रॉपर्टीज टू बी पोजेस बाय इंप्रूव में हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है बायोटिक और एबायोटिक। क्या है बायोटिक और एबायोटिक? सर बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है, ध्यान से सुनो। सर बायोटिक का मतलब क्या होता है? बायोटिक का मतलब होता है लिविंग, एबायोटिक का मतलब होता है वो हर एक नॉन लिविंग। तो बायोटिक से भी रेजिस्टेंस चाहिए, एबायोटिक से भी रेजिस्टेंस। सर बायोटिक रेजिस्टेंस मतलब गाय बकरी बैल जो खा जाता है ना, जैसे कि क्या होता है कि देखा प्लांट को ना खा गया, तो ये सबसे भी रेजिस्टेंस चाहिए। उसके बाद क्या, एबायोटिक का मतलब बहुत जोर से हवा चल रहा है, बहुत जोर से तूफान चल रहा है, तो वही तो मैंने पहले समझाया कि इस तरह करके बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारा ऐसा किया जा रहा है जिससे हम लोग सीड को भी रेजिस्टेंस बना रहे हैं ताकि प्लांट जो बने वो हर एक चीज से रेजिस्टेंस हो, बायोटिक फैक्टर से भी एबायोटिक फैक्टर से भी। तो हमारे पास क्या पॉइंट है सर, क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन कर रहा है ना वो रिड्यूसेस ड्यू टू बायोटिक एंड एबायोटिक, ठीक है, फैक्टर्स। जैसे कि वैरायटी रेजिस्टेंस टू दिस फैक्टर्स कैन बी इंप्रूव क्रॉप्स प्रोडक्शन। तो हमारे पास सीधा है वैरायटी रेजिस्टेंस टू दिस फैक्टर कैन इंप्रूव क्रॉप प्रोडक्शन। अगर हम एबायोटिक और बायोटिक कंडीशन को इंप्रूव करते हैं तो क्रॉप प्रोडक्शन में भी इंप्रूवमेंट आएगा। सबसे चौथा पॉइंट वाइडर एडेप्टेबिलिटी। वाइडर एडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है कि क्रॉप्स जो ग्रो करता है डिफरेंट कंडीशंस में विल हेल्प सेटिंग हाई प्रोडक्शन, ठीक है, उसके कारण से क्या होगा, हाई प्रोडक्शन होगा, सीधा सा बात है। वाइडर एडेप्टेबिलिटी मतलब कि कोई भी चीज में आराम से एडेप्ट कर जाना, आराम से ग्रो कर जाना, ठीक है। तो ऐसा क्रॉप जो ग्रो करता है डिफरेंट कंडीशन में उसको ऐसा बना देंगे ना, ऐसा नहीं कि जैसे मान लो कि कोई इतना सेंसिटिव होता है, भाई हम एसी के बिना तो रह ही नहीं पाएंगे, हम कूलर के बिना तो रह ही नहीं पाएंगे, हम हीटर के बिना तो रह ही नहीं पाएंगे। पर अगर हम ऐसे बॉडी को बना ले कि हम हीटर के बिना भी रह ले, कूलर के बिना भी रह ले, एसी के बिना भी रह ले, तो हम क्या होंगे, मल्टी डाइवर्स हो जाएंगे और हमारा प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगा। उसी तरह से प्लांट को भी क्या करना है, ऐसा बना देना है कि आ जाओ तूफान, आ जाओ पानी, आ जाओ खाने वाला, तो ऐसा कुछ हमारे बॉडी में ही हो जाए, मतलब प्लांट के बॉडी में कर दो, ताकि क्या हो, हर एक बायोटिक और एबायोटिक से हमको डर खत्म हो जाए, ठीक है। तो वो हमारा एक वाइडर एडेप्टेबिलिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट है डिजायर एक्रोनोमिक, ठीक, एक्रोनोमिक ट्रेट। दैट मीन्स कि सर डिजायर का मतलब क्या होता है कि अगर हम चाह रहे हैं कि अगर ये जो हमारे पास पेन है इससे अच्छा लिखाता है तो ये क्वालिटी अगर हम इसमें डालेंगे, तो अगर हम इससे भी लिखने स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, हो सकता है कि अच्छा लिखाने लगे। तो ये कैसे होता है, क्रॉस कराने के बाद होता है। देखो, तो क्रॉप्स विच कंटेन डिजायर्ड एग्रोनॉमिक ट्रेट्स जैसे कि हाइट, ब्रांचिंग लीव्स, हाई प्रोडक्शन, सेट प्रोडक्शन, तो उसके साथ क्रॉस करो और ये आगे बात बढ़ेगा। अब हमारे पास है क्रॉप्स प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट। जब हम बात करते हैं क्रॉप्स प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट का, तो इसके अंदर डिफरेंट प्रैक्टिसेस आते हैं। क्या आते हैं, डिफरेंट प्रैक्टिसेस आते हैं कैरिड आउट बाय फार्मर्स। किसके माध्यम से, फार्मर के माध्यम से, ताकि हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप्स को देख सकते हैं डिफरेंट प्रैक्टिसेस में। जैसे कि हमारे पास आता है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करना, सेकेंड है इरिगेशन,
और थर्ड है क्रॉप पैटर्न्स, जिसको हम लोग आज के टॉपिक में तो नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास सर न्यूट्रिएंट्स का मैनेजमेंट करना। न्यूट्रिएंट्स का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझो। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट होता क्या है? लाइक अदर ऑर्गेनिजम्स, प्लांट को भी क्या चाहिए, कुछ एलिमेंट चाहिए। क्या चाहिए? कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट चाहिए। अब तुम सीधा सीधा सा समझो कि तुमको कुछ एलिमेंट चाहिए सर आयरन चाहिए, सर मैग्नीशियम चाहिए, और भी बहुत सारे मिनरल्स चाहिए तुम्हारे बॉडी को। उसी तरह से प्लांट को भी बहुत सारे एलिमेंट चाहिए, और ये तुम मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन 11th के चैप्टर में पढ़ोगे, जो अभी नीट के सिलेबस से तो कट गया है, पर एनसीईआरटी में आई थिंक है चैप्टर। तो हम बस ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो हमारा टॉपिक है कि वी रिक्वायर्ड सो मेनी मिनरल्स। वैसे ही क्या है, प्लांट को भी मिनरल्स चाहिए। अगर सर मिनरल्स नहीं होता है तो वो डिफिशियंसी आता है। सर एक दो को डिजीज का नाम बताओ, नेक्रोसिस, क्लोरोसिस, ये सारा प्लांट के अंदर डिजीज होते हैं। एक में येलोइंग ऑफ लिप्स होते हैं, एक में धाग धब्बा आने लगता है लिप्स में। तो ये सारा को हम कैसे दूर कर सकते हैं? बाय कैसे दूर कर सकते हैं उसको? हम क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं कुछ मिनरल्स देंगे ताकि ये सारा डिजीज हमारा दूर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं बात को। ठीक है सर, ये एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। इसके लिए ये एलिमेंट्स का शब्द क्या यूज करते हैं, न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि देखो, एयर क्या है हमारा, कार्बन और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। वाटर क्या प्रोवाइड करता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। सोयल के अंदर क्या होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। सोयल के अंदर क्या होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। सर क्या क्या, मैक्रो और माइक्रो क्या होता है सर? मैक्रो और माइक्रो क्या होता है? माइक्रो सबसे कम अमाउंट में जो चाहिए, मैक्रो जो थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट में चाहिए। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। माइक्रो में क्या होता है सर, आयरन बहुत कम अमाउंट में चाहिए पर चाहिए, मैग्नीशियम, बोरोन, जिंक, कॉपर और मोलिब्डेनम, क्लोरीन। तो आप एक बार क्या करो कि एक बार इसको आप याद करो, एक बार इसको क्या करो आप आराम से कॉपी में 3-4 बार लिखो, तभी आपको याद होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉप्स प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट। टॉपिक हमारे पास है सर क्रॉप्स प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट क्या होता है, ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले क्रॉप्स प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट में हमारे पास दो चीज के ऊपर बात करेंगे, मैन्योर और फर्टिलाइजर के ऊपर। इसके ऊपर बात करेंगे मैन्योर और फर्टिलाइजर। सबसे पहले मैन्योर क्या होता है सर, मैन्योर क्या होता है, ध्यान से समझो। मैन्योर क्या होता है, मैन्योर हमारा क्या होता है, एक तरह से सीधा सा समझना है कि जो इजिली बनाया जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग करके, जो जिसमें बहुत सारे केमिकल्स यूज नहीं होते। ठीक है, अब देखो, टू इंक्रीज द यील्ड द सोइल कैन enrich by supplying nutrients in the form of manure and fertilizer। सबसे पहले दोनों का नाम लिया जा रहा है कि हम मैन्योर और फर्टिलाइजर दोनों यूज करते हैं ताकि हम इनरिच कर सके सोइल के फर्टिलिटी को। मैन्योर क्या होता है सर, सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है। दैट मीन्स कि वो ऑर्गेनिक मैटर के सोर्स से बनाया जाता है। ये क्या है ना कि इट सप्लाई स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द सोइल। दैट मीन्स कि सर ये न्यूट्रिएंट्स जो प्रोवाइड करते हैं थोड़ा सा कम अमाउंट में करते हैं, पर फर्टिलाइजर ज्यादा अमाउंट में करता है। पर डिसएडवांटेज भी तो है कि फर्टिलाइजर वाला खाओगे तो बॉडी या शरीर पे उसका इफेक्ट भी दिखेगा। पर अगर हम बात करते हैं मैन्योर, दैट इज वेरी हेल्दी फॉर आवर बॉडी। अब देखते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट। दैट मीन्स कि सर जितने भी एनिमल एक्सक्रीटा होते हैं, प्लांट के वेस्ट मटेरियल होते हैं, एनिमल के एक्सक्रेटिव फीकल मैटर जो होते हैं, वो सारे से हमारा क्या बनता है, ये हमारा मैन्योर बनता है, जिसके ऊपर हम बात करते हैं। बहुत सारे केरला में और बहुत सारी जगह में ये बनाया भी जाता है। अब उसके बाद हमारे पास है सर कंपोस्ट। मैन्योर क्या होता है, कितना बहुत तरह का वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैन्योर होता है। सबसे पहला हमारे पास कंपोस्ट। ये कंपोस्ट क्या होता है, ये हमारा प्रोसेस है जहाँ पे हम एनिमल एक्सक्रीटा को यूज करते हैं, जैसे कि गांव का डंक यूज करते हैं, और किचन का वेस्टेज को यूज करते हैं, जैसे कि प्लांट रिमेन्स, वेस्ट फूड, स्यूवेज वेस्टेज, इटीसी। किचन का वेस्टेज जैसे कि जो भी सब्जी का छिलका हो गया, हर एक चीज जो भी वेस्टेज में हमारे पास आते हैं, स्यूवेज का वेस्ट, ये सारे को हम क्या करते हैं, कंपोस्ट करके एक बनाते हैं, जिसको हम कंपोस्टिंग बोलते हैं। डिकम्पोज करते हैं और उसको हम कंपोस्टिंग बोलते हैं। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, ध्यान से समझना। ऐसा कंपोस्ट प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अर्थवॉर्म्स। ये वर्मी कंपोस्ट में हम क्या करते हैं, अर्थवॉर्म का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, अर्थवॉर्म का यूज करते हैं। तो कंपोस्ट में एनिमल डंक्स, किचन वेस्टेज, स्यूवेज वेस्टेज को यूज करते हैं, पर वर्मी कंपोस्ट में हम अर्थवॉर्म को यूज करते हैं। ध्यान से देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टू हैस्टेन द प्रोसेस, मतलब कि उसको प्रोसेस को करवाने के लिए, ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, रिफ्यूज इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट। प्लांट और एनिमल्स को डिकम्पोज करने के लिए, डेट में सीधा समझना है कि हम कंपोस्ट प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग अर्थवॉर्म टू हैस्टेन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। हैस्टेन मतलब कि डिकम्पोजिशन के प्रोसेस को बढ़ाने के लिए हम अर्थवॉर्म का यूज करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट, और यही हमारा प्रोसेस था। अब हमारे पास नेक्स्ट देख लो, जो हमारे पास इरिगेशन है, जो आज का टॉपिक है। हम लोग देख रहे हैं इरिगेशन में सर हम लोग को क्या समझना है। इरिगेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से हम पानी को सप्लाई करते हैं, कहाँ पे सर, प्लांट्स में देते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन बोलते हैं। करते हैं मेथड ऑफ इरिगेशन के ऊपर। तो मेथड ऑफ इरिगेशन हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ वेल्स होते हैं। कुआं को अगर हम देखते हैं, 2 तरह का कुआं होता है सर। एक होता है डग वेल्स, ठीक है, एक होता है ट्यूब वेल्स। डग वेल्स में क्या होता है कि वाटर जो हमारे पास होते हैं, वाटर इज कलेक्टेड बाय बुलॉक्स ऑपरेटेड डिवाइस, बुलॉक्स ऑपरेटेड डिवाइस और पंप्स।
डक वेल्स में क्या करते हैं, बुलॉक्स ऑपरेटेड डिवाइस होते हैं जिसके माध्यम से हम लोग इसको ऑपरेट करते हैं पंप्स के थ्रू। जो आप देखते होंगे कि एकदम ऊपर नीचे वाला जो होता है ना, वो हमारा क्या है, सबसे प्रिमिटिव, जिसको हम डक वेल्स बोलते हैं, ठीक है। एक नीचे जा रहा है, खींचने वाला है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास ट्यूबवेल्स में क्या होता है, ये बहुत डीप अंडरग्राउंड वाटर को भी हमारा क्या इरिगेशन करने में मदद करता है। ये एक तरह से मॉडर्न बोल सकते हो, जहाँ पे मोटर पंप को यूज करते हैं पानी को उठाने के लिए, ठीक है। ये प्रिमिटिव है और ये नया ट्यूबवेल्स हमारा है। उसके बाद देखते हैं कि कैनाल सिस्टम भी हमारा एक इरिगेशन में काम आता है। दिस गेट वाटर, ठीक है, वाटर फ्रॉम लार्ज रिवर, इसमें कहाँ से पानी आता है, लार्ज रिवर से। फिर उसके बाद है रिवर लिफ्ट सिस्टम, दैट मीन्स कि ये एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे पानी हमारा डायरेक्टली कहाँ से आता है, रिवर से। कहाँ से आता है, रिवर से आता है। किसके थ्रू आता है सर, पंप के थ्रू आता है। ये जो सिस्टम होता है ये यूजफुल होता है इरिगेशन के लिए, जो क्लोज होता है रिवर का, ध्यान से समझो। ये जो हमारे पास रिवर लिफ्ट सिस्टम होता है, इसका सीधा सा माध्यम क्या है, वाटर को डायरेक्टली लाया जाता है। और ये कहाँ पे हमारा ये काम आता है, जो एरिया रिवर से क्लोज है। तो यहाँ सीधा एनसीईआरटी लिखता है कि वाटर को डायरेक्टली हम लाते हैं रिवर से, किसके माध्यम से सर, पंप के माध्यम से। उसके बाद इस सिस्टम को हम लोग यूज करते हैं इरिगेशन के लिए, और ये कहाँ यूज होता है, क्लोज टू रिवर। टैंक्स भी एक हमारे पास माध्यम है जहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। ये एक स्मॉल स्टोरेज होता है, स्मॉल रिजर्वर बोल सकते हो, स्मॉल स्टोरेज होता है। टैंक्स में भी हम लोग पानी भरते हैं ना, ठीक है। उसके बाद रेन वाटर सबसे अच्छा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी करते हैं। बहुत ऐसा एरिया में जहाँ पानी का कमी होता है वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, छत उत पे भी पानी जमा किया जाता है, उतना बड़ा बड़ा वेल्स को बनाया जाता है घर के अंदर, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो हमारे पास होता है वो एक एक्यूमुलेशन होता है, किस चीज का सर, वाटर का। और कहाँ कहाँ, टैंक्स में, ताकि क्या कर सके, बाद में हम यूज कर सके, लेटर यूज कर सकते हैं। और ये हमारा मदद करता है, प्रिवेंट करता है सोइल इरोजन से भी, ठीक है। ये प्रिवेंट करता है सोइल इरोजन से भी। सोइल इरोजन से क्या कौन प्रिवेंट करता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था। तो हम लोग आई होप कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा।